हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार हम धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले लेकर हम अपने उस फेज में पहुंचने वाले हैं इस चैप्टर के, जहां पर भैया वो क्वेश्चन तो मस्त है जिसको आप प्रैक्टिकल बोलते हैं। और देखो यार, गिने चुने चैप्टर से ही प्रैक्टिकल आता है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडियन इको तो टोटली थ्योरी, और कहीं बच्चे इनको प्रैक्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, जिनसे यूं हो जाता है प्रैक्टिकल, उनके लिए तो यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिनसे नहीं होता उनके लिए तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सारे लेक्चर जो है वो सीरीज में देखें। तो यार कृपया करके, जो अभी तक आपने पिछली वीडियो पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखते रहिए, क्योंकि वरना भैया फिर वो जो लिंक है ना वो टूट जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो आज की क्लास में हम बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अगर आपने नहीं करे ना बाबा, तो फिर तो समझ लो कि आपको प्रैक्टिकल कते होने ही नहीं वाला, मतलब कते ही नहीं होगा, कते ही नहीं होगा। तो मेक श्योर कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना एकदम मतलब दुनिया से नाता तोड़कर थोड़ी देर के लिए इस क्लास को एकदम सिंसियरली देखें, और हाथ में जल्दी से उठा लो पेन और पेपर। हाँ, तो लास्ट क्लास का मैंने कुछ टॉपिक छुड़वाया था, क्योंकि क्लास जो थी वो एक्सटेंडेड हो रही थी, तो मैं जल्दी से रीकैप दे देता हूँ हमारे एक वो डेली सोप की तरह, और वे फटाफट चलते हैं हमारे नए कंसेप्ट पे आज के। तो यार लास्ट क्लास में हम एक कंसेप्ट कर रहे थे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम हमने स्टार्ट करा था। तो उसमें हम इंटरमीडिएट और फाइनल स्टार्ट कर रहे थे। इंटरमीडिएट में मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा गुड या सर्विस जो एक प्रोडक्शन यूनिट खरीदता है फॉर प्रोडक्शन पर्पस और फॉर रीसेल पर्पस, उसको हम इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर वो कोई गुड प्रोडक्शन पर्पस से खरीद रहा है तो जो भी वो गुड है या वो सर्विस है वो अपनी फॉर्म लूज कर ले। तो इसीलिए जैसे रॉ मटेरियल्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा फ्यूल्स हो गए, तो जो मशीनरीज और इन सब में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए एक्सेट्रा, तो ये सारे इंटरमीडिएट अपार्ट फ्रॉम योर फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज को इंटरमीडिएट में काउंट नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम योर फैक्टर सर्विसेज, जितने भी आपके अदर खर्चे कोई गुड्स खरीदने में, ये सब जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहे हैं या फिर जो रीसेल में, ठीक है, तो इनकी डिराइव डिमांड होती है, ये हमने देख ही लिया था। और ये सारा मतलब हम पढ़ चुके थे, तो कोई फायदा नहीं है इस पर वापस बात करने का। और फाइनल गुड के बारे में मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड वो होते हैं जो कंज्यूमर या तो फाइनल कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं या फिर प्रोडक्शन यूनिट फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। मतलब वो सारे ड्यूरेबल गुड्स जो प्रोडक्शन यूनिट खरीदता है फॉर प्रोडक्शन पर्पस, मशीनरी, फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे आपके फाइनल गुड्स कहलाते हैं। तो एक्सपेंडिचर और फाइनल गुड्स में दो आते हैं, एक तो हाउस होल्ड्स का आता है और दूसरा फर्म्स का आता है। फर्म्स वाले जो फाइनल गुड्स होते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हाउस होल्ड वालों को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये सारे आगे यूज होने वाले हैं, तो इसलिए मैं छोटी छोटी बारीकियों पे भी प्रॉपर ध्यान दे रहा हूं यार, क्योंकि देखो आजकल जो पेपर है ना, और खासकर जो अब आपके एंट्रेंस एग्जाम CUET और ये सब आने लग गए हैं, तो उसमें हमें ना थोड़ा सा एक डिस्टिंक्टिव लेवल से पढ़ना पड़ता है। तो बोर्ड का थोड़ा सा अलग रहता है और CUET और अदर एंट्रेंस एग्जाम्स का अलग रहता है। हमने कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे कि कोई गुड फाइनल है या इंटरमीडिएट है, वो टोटली डिपेंड करता है उसके फाइनल यूज पे। वो गुड पहले से ही, मतलब वो बोलते हैं ना यार, पी के मूवी में बोलते हैं थप्पा कहाँ है, थप्पा कहाँ है, तो थप्पा नहीं लगा के आता कोई गुड, वो फाइनल गुड पे उसके यूज पे डिपेंड करता है। जैसे अगर वेजिटेबल्स है, अगर वो रेस्टोरेंट में खरीदी जा रही है तो वही आपकी इंटरमीडिएट बन गई, ठीक है। और अगर हाउस होल्ड में है तो फाइनल। तो अगर कंजम्पशन पर्पस जा रहा है किसी भी गुड का कि मैं खुद कंज्यूम करूंगा इसको, तो वो फाइनल होता है। और अगर वो आपका पर्पस ही उसको यूज करने का कि मैं आगे बेचूंगा उसी को ट्रांसफॉर्म करके, तो फिर वो इंटरमीडिएट गुड होता है। जैसे सर्विस ऑफ अ लॉयर टेकन बाय अ फर्म, वो इंटरमीडिएट हो गया, लेकिन लॉयर फाइटिंग इज ओन केस इज फाइनल। मिल्क यूज्ड एज अ टी एट टी स्टॉल, ठीक है जी, इज इंटरमीडिएट। और यही घर पे यूज हो तो फाइनल। तो ज़्यादातर देख रहे हैं जहाँ पर घर आ गया ना वो तो फाइनल है ही है, जहाँ पर होम हाउस होल्ड आ गया वो तो फाइनल है। अगर हम फैक्ट्री की बात करेंगे तो उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि वो गुड कैसा है, क्या वो ड्यूरेबल है या नॉन ड्यूरेबल है, ठीक है। ड्यूरेबल हुआ तो फिर वो फाइनल इन्वेस्टमेंट, और नॉन ड्यूरेबल हुआ, एक बार यूज कर दोबारा नहीं यूज कर सकते, तो आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इज नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इस पे भी हम आएंगे जब हम पहला अपना मेथड उठाएंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, जो कि होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। तो उस पर हम टोटल एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए मूविंग ऑन टू फर्दर कंसेप्ट। ये जो हमने पढ़ना था लास्ट क्लास में, ये था कि आपका कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स, दो टाइप के आपके फाइनल गुड्स होते हैं। जो मैंने बोला, अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है तो कंज्यूमर गुड्स, और अगर फर्म खरीद रही है कंजम्पशन के लिए मशीनरी ये वो एक्सेट्रा, तो वो कैपिटल गुड। तो कंज्यूमर गुड्स दैट आर डायरेक्टली यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स
आइसक्रीम, ओहो, चॉकलेट, मिल्क, क्लोथ्स एक्सेट्रा। अब इसमें भी आपकी 4 कैटेगरी बनती है, तो इतना बारीकी से नहीं आपको बोर्ड के लिए पढ़ना होता, ठीक है। बट अगेन हमारी जो तैयारी है वो टॉप क्लास होनी चाहिए, तो टॉप क्लास तैयारी के लिए हमें एक एक चीज़ ध्यान देनी पड़ी। फिर रिवीजन में हम कट करते जाते हैं कि चलो भाई ये पता है लेकिन इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। तो ड्यूरेबल गुड्स हो गया जो लॉन्गर पीरियड के लिए चलेंगे, कार हो गया आपके, टीवी हो गया। भैया कुछ हमारे अमीर लोग हैं वो तो कार भी हर महीने, हर हफ्ते, सॉरी हर 6 महीने में बदलते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो लिमिटेड पीरियड के लिए यूज होते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो सिंगल एक बार यूज हुए खत्म, जितने भी आपकी फूड आइटम्स हैं। सर्विसेज जो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। अगर हम यही कैपिटल गुड्स देखें तो कैपिटल गुड्स जो है वो फर्म खरीदती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, machine, plants, etc. They don't lose their identity in production process and needs repairs from time to time. तो ये आपका पूरा कंसेप्ट होता है। अगर हम डिफरेंस देखें कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में, तो जहाँ पर हाउस होल्ड आ जाए फाइनल गुड्स को लेकर वो कंज्यूमर, और जहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स को लेकर फर्म्स आ जाए वो कैपिटल। तो बस यही डिफरेंस है इसमें। कैपिटल गुड्स आर गुड्स विच आर यूज टू मेक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एंड विच आर यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। सर्व्स प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स सर्व द बिजनेस, ये बिजनेस जैसे फर्म्स, और यहाँ पर कंज्यूमर्स। दीज प्रोडक्ट्स हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड दीज प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड। डिमांड ऑफ दीज गुड्स आर कंपेरेटिवली लो, मतलब कंपेरेटिवली फर्म्स ही खरीद रही हैं, वो भी एक बार खरीद लिया तो अगले कई सालों तक तो दोबारा नहीं खरीदेंगे। इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, डेली बेसिस पे खरीदे जाते हैं। हार्डवेयर, मशीनरी, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, पेस्ट्रीज, टेलीफोन, शूज, फ्रिज एक्सेट्रा। तो आई गेस आपको ये कंसेप्ट क्लियर था। अगर क्लियर था तो ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे पता चल जाएगा। नहीं क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ एग्जांपल्स के साथ पढ़ते हैं यार। फाइनल गुड्स जिसमें प्रॉपर्ली कैटेगराइज किया गया कैसे कंज्यूमर गुड्स, कैसे कैपिटल गुड, और गुड एक ही लेंगे। मैंने क्या बोला, थप्पा नहीं है कोई, तो गुड एक ही लेंगे। जैसे कोई व्हीकल हो गया, कोई भी गाड़ी वाड़ी हो गई, अगर हाउस होल्ड खरीद रहा है तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल गुड, उसमें भी कंज्यूमर गुड, कंजम्पशन गुड। और यही अगर कोई फर्म खरीद रही है, जैसे कोई टैक्सी सर्विस वाला खरीद रहा है, कोई खरीद रहा है, तो वो कैपिटल गुड की डेफिनेशन में आ जाएगा। और यही अगर कोई कार डीलर खरीद रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड की पर्पज से आ जाएगा। फ्लोर मतलब आपका आटा, तो यही हाउस होल्ड खरीद रहा है तो कंजम्पशन गुड। यही अगर अनसोल्ड पड़ा हुआ है किसी डीलर के पास एट द एंड ऑफ द ईयर तो कैपिटल गुड। अब ये भी क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे, समझिए इन्वेस्टमेंट अभी हम आने वाले हैं उसमें। और इंटरमीडिएट गुड यही कोई डीलर बेच रहा है, या बेकर हो गया, कोई आटे का कुछ पेस्ट्री या केक कुछ बना रहा है। सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर यूज बाय हाउस होल्ड्स, कंजम्पशन। इसमें सर्विस कभी भी कोई कैपिटल गुड नहीं हो सकती, ये बात याद रखना। इट इज़ यूज बाय स्कूल और कॉलेज फर्म, तो इंटरमीडिएट हो गई। वूल इट इज परचेज बाय हाउस होल्ड्स, इफ इट इज लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, तो अगेन वही आपका कैपिटल गुड्स हो गया। और ये आपका फाइनल गुड्स आते हैं दोनों ही, और ये आपका इंटरमीडिएट हो गया। अगर कोई कपड़े बनाने वाली कंपनी खरीद रही है वूल, या फिर कोई शॉपकीपर रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहा है एज इट इज वूल बेचने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट हो गया। ठीक है, अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो भाई एक बार रिवाइंड कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ ही नहीं सकते हैं। और जिनको क्लियर हो चुका है भैया, अब ये आंसर देने हैं आपने, ठीक है, पॉज करते जाइए, कमेंट में आंसर लिखते जाइए, और अगर गलत हुए तो भैया फिर दोबारा आपको रिवाइज करने की जरूरत है। तो ऐसे हम स्ट्रेटेजिक एजुकेशन करते हैं। तो आपको अब डिफरेंशिएट करना है। हमने लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा था फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम का। जो फैक्टर सर्विसेज के बदले हो वो फैक्टर इनकम होती है, जो ऐसी फ्री फंड की मिले वो ट्रांसफर इनकम है। जैसे अनएम्प्लॉयड अलाउंस, अब अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है ये ट्रांसफर इनकम है, तो इसके आगे हम TI लिख लेते हैं, क्योंकि बंदा काम ही नहीं कर रहा, अनएम्प्लॉयमेंट बोला हुआ, तो वो तो सरकार की तरफ से मिलता है ऐसे ही। सैलरी रिसीव बाय राकेश, सैलरी तो ऑब्वियसली सर्विसेज दे रहा है, तो ये हो गया आपका फैक्टर इनकम। फाइनेंशियल हेल्प, ट्रांसफर इनकम, क्यों भाई फ्री फंड का मिल रहा है, कोई सामने से आप कोई फैक्टर सर्विस थोड़ा ना दे रहे हो। कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, फैक्टर इनकम। अच्छा, ये एक पॉइंट आ गया जिसमें मेरे को हर बारी ना एक इशू रहता है कि क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर। अब इसमें ना 2 केसेस बनते हैं, ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगते हैं। तो आपको कई जगह आंसर ये ट्रांसफर इनकम दिखेगा, जो कि उनका लॉजिक भी ठीक है, बट मेरे को ये ट्रांसफर और फैक्टर दोनों लगते हैं, ठीक है। तो क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी बाय एन इंजर्ड वर्कर,
तो अब यहाँ पर देखो दो केसेस बन सकते हैं। एक, या तो उसने अपनी इंश्योरेंस खुद करवा रखी थी अपने पैसों से, तब तो मैं इसको ट्रांसफर इनकम बोलूंगा, तब मैं क्या बोलूंगा इसको, ट्रांसफर इनकम। लेकिन अगर उसके एम्प्लॉयर ने उसकी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया था, जो आजकल कंपनीज में चलता है, आप जॉब करते हो, अगर आपके कोई घर में पेरेंट्स हैं, कोई आपके सिबलिंग है, वो जॉब करते हैं, तो देखना उनका इंश्योरेंस जो है ना वो कंपनी पे करती है। अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मिला तो पहले उसने जो है कंपनसेशन सर्विसेज दी हैं, उसके बदले मिल रहा है, तो उस केस में ये आपका फैक्टर इनकम में आ जाता है, क्योंकि भैया आप सर्विसेज दे रहे हो, उसके बदले मिला है। अगर नॉर्मल उसमें होता, कई बच्चों को लगता है कि नहीं सर नॉर्मल उसमें भी तो फैक्टर इनकम हुआ, क्योंकि उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा है। फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो मिलता है वो फैक्टर इनकम तब होता है। सिर्फ आप गुड्स पैसे देकर गुड्स खरीद रहे हो, सर्विस ले रहे हो, वो आपका फैक्टर इनकम नहीं कहलाए। वो इनकम थोड़ा ना है, वो तो फिर आप पैसे दे रहे हो और सामान ले रहे हो, तो उसमें कुछ वो इनकम नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं दोनों में डालता हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज काफ़ी जगह आंसर आपके, इनफैक्ट आपके बुक में भी ट्रांसफर इनकम है, तो इसको हम ट्रांसफर इनकम पे सेटल करते हैं कि एज्यूमिंग कि भैया उसने अपनी खुद ही करवा रखी होगी इंश्योरेंस, तो इसीलिए ये ट्रांसफर इनकम में आ गया। लेकिन अगर वो इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि अभी हम एक कंपोनेंट पढ़ेंगे सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, तो होता है ऐसा कि भैया कैश के अलावा और अदर सर्विसेज भी दे देते हैं बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये फैक्टर इनकम हो जाता। बट ठीक है, इसको हम ट्रांसफर इनकम पे सेटल करते हैं। बर्थडे गिफ्ट रिसीव फ्रॉम अ फ्रेंड, ऑब्वियस सी बात है ट्रांसफर इनकम है। बोनस रिसीव्ड ऑन दिवाली, तो भैया कई बच्चों को लगता है सर ये तो ट्रांसफर इनकम हुआ, फ्री में मिलता है बोनस। नहीं नहीं नहीं, क्या सबको मिलता है? नहीं, फैक्टर इनकम है भैया, बेसिस आपकी वर्क के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसकी जितनी ज़्यादा पोजीशन होगी उसके अकॉर्डिंग उसको बोनस मिलता है। तो फैक्टर इनकम है ये आपके सर्विसेज के अगेंस्ट मिलता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नहीं हो तो यार डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसमें और कर लेंगे प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं। आइए मूविंग ऑन टू फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिस्टिंक्शन। अब अगर हम मशीन की बात करें, मशीन परचेज बाय फर्म, अभी हमने देखा फाइनल गुड हो गया, एफजी लिख देते हैं भैया, फाइनल गुड में भी कैपिटल गुड हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक्स परचेज बाय स्कूल कैंटीन, तो ये आपका इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है उन्होंने। क्लोथ्स परचेज बाय एन इंडिविजुअल, अगेन फाइनल गुड में कंज्यूमर गुड हो गया। कोल परचेज बाय अ फैक्ट्री, मशीन्स में डालते हैं कोल स्टीम वीम प्रोड्यूस करने के लिए, इंटरमीडिएट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन अ बिजनेस, इंटरमीडिएट हो गया। मतलब ये बहुत इजी कंसेप्ट है, बस एक बार पकड़ में आना चाहिए। बुक्स परचेज बाय अ स्टूडेंट, फाइनल गुड। बुक्स परचेज बाय अ बुक सेलर, इंटरमीडिएट। रीसेल, आपने इंटरमीडिएट के लिए दो चीज़ें देखनी है, रीसेल या फिर प्रोडक्शन पर्पस के लिए है लेकिन नॉन ड्यूरेबल है ये, ठीक है। तो अपने आप अगर इंटरमीडिएट नहीं है तो फाइनल तो हो गई। पोस्टेज स्टैम्प परचेज बाय कंज्यूमर, फाइनल, ठीक है। जहां पर कंज्यूमर हाउस होल्ड वाला वो तो है ही फाइनल, उसमें तो सोच नहीं। पोस्टेज स्टैम्प परचेज बाय बिजनेस यूनिट, तो इंटरमीडिएट हो गया ये आपका, ठीक है, ये कोई ड्यूरेबल तो है नहीं। और एग्जॉस्ट फैंस यूज फॉर मेकिंग वाटर कूलर्स, तो ये भी आपका इंटरमीडिएट हो गया। रॉ मटेरियल्स हो गए आपके इंटरमीडिएट गुड। सीड्स परचेज बाय फार्मर टू प्रोड्यूस व्हीट, इंटरमीडिएट अगेन रॉ मटेरियल। सीड्स परचेज फॉर किचन गार्डनिंग, फाइनल गुड। मशीन परचेज बाय अ डीलर ऑफ मशीन, इंटरमीडिएट रीसेल पर्पस। कार परचेज बाय अ हाउस होल्ड, फाइनल गुड। एंड स्विंग मशीन परचेज बाय अ हाउस वाइफ, फाइनल गुड। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। नहीं हुआ तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ना ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, क्योंकि एमसीक्यूज भी आने लगे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में ना, तो फिर ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं उसमें। चलिए मूविंग ऑन टू आज का जो हमारी क्लास का, आज के लेक्चर का जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसके बिना प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। लेकिन 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 आपके अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक और चीज़ इम्पॉसिबल है, वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन में नहीं हो तो फिर मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए डिसिप्लिन में रहने के लिए भैया ये टाइम टेबल फॉलो करना आपके लिए बहुत जरूरी है, अगर अक्टूबर तक आपको सिलेबस पूरा निपटाना है। और साथ में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड करना। तो क्योंकि भैया नोट्स नहीं मिलेंगे, दोबारा रिवीजन करनी हो तो दिक्कत होगी, बार बार थोड़ा ना फिर वीडियो पे आओगे। अच्छा वीडियो पे आना है तो फिर वो नीचे 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 चली जाएगी। तो इससे अच्छा है कि भैया प्रॉपर सिस्टम से हम वीडियोस हमें कहाँ मिलेगी, एडू कैप्टन के आपको ऐप पे। सिंपल सी बात है, प्रॉपर आप लॉगिन करोगे, देखोगे आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट और उनके टीचर की फोटो होगी, क्लिक करो, कटाकट फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपको डेली प्रैक्टिस, ये देखा गया है अक्सर जो बच्चे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में सोचते हैं कि यार हमने वीडियो देख ली और जो सर क्वेश्चन करा रहे थे वो भी हो गए हमसे, तो यार मतलब हमें आ गया कंसेप्ट। नहीं, प्रैक्टिस से ही आएगा, तो मेक श्योर ये चीज़ आप कर लीजिए। चलिए तो आज के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे चलते हैं, जिसका नाम होता है आपका
कन्वर्जन फॉर्मूलाज। तो यार देखो कन्वर्जन फॉर्मूलाज जो हैं, ठीक है जी, इनको बुक्स में कन्वर्जन फॉर्मूला बोलते हैं, बाकी टीचर कन्वर्जन फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन मैं इसको त्रिमूर्ति या तीन मूर्ति फॉर्मूलाज बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? त्रिमूर्ति फॉर्मूलाज। ठीक है, अब ये त्रिमूर्ति, आप जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, ठीक है, उन सबको पता होगा कि त्रिमूर्ति हम किसको बोलते हैं। हाँ जी, ब्रह्मा विष्णु एंड शिवा को हम त्रिमूर्ति बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे जो हैं क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर ऑफ यूनिवर्स हैं। तो इसीलिए मैं भी इस फॉर्मूलाज को, नो ऑफेंस भैया, ऑफेंस मत हो जाना, कमेंट में लिख दो सर ऐसे कैसे भगवानों का नाम यूज है। सिर्फ आप लॉजिक समझिए कि भैया इनके बिना हमारी सृष्टि नहीं चल सकती और इन फॉर्मूलाज के बिना हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर नहीं चल सकता। तो भैया है, लॉजिक है, तो मेक श्योर, ठीक है, ऑफेंड नहीं होना। और त्रिमूर्ति फॉर्मूला मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अपने नाम देता हूँ यार, ये मेरा छोटा सा ना एक मतलब चलता है कि थोड़ा याद करने के लिए ना, और उस टॉपिक को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। भले ही शेक्सपियर कह गए हैं व्हाट्स देयर इन नेम, लेकिन जिसने ये लाइन बोली है मतलब उसी का नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, तो मतलब देयर इज समथिंग इन नेम ऑलवेज। तो त्रिमूर्ति फॉर्मूलाज हैं जी। तो त्रिमूर्ति फॉर्मूलाज में सबसे पहले वाले फॉर्मूला पे चलते हैं, लेकिन फॉर्मूले से पहले जो उसका बिल्डअप है, जो इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। अभी हमने देखा जितने भी ड्यूरेबल गुड्स जो हमारे फाइनल कंजम्पशन के लिए कोई फैक्ट्री खरीदता है, कोई बिजनेस यूनिट खरीदता है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम होता है इसका? कैपिटल फॉर्मेशन। अब इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू नेट एडिशन मेड टू कैपिटल स्टॉक, मतलब जितनी भी मशीनरी, बिल्डिंग, ये वो है, इसमें जब एडिशन होता है, क्या होता है? एडिशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक और बात समझिए, सिर्फ ये नहीं कि मशीनरी और ये सब आ जाते हैं, इसमें एक और चीज आ जाती है, वो होता है, अभी जब हम वो एक टेबल कर रहे थे जिसमें फाइनल गुड्स में कंज्यूमर, कैपिटल और इंटरमीडिएट गुड्स थे, उसमें आपने दो चीजों में देखा था कि जो अनसोल्ड स्टॉक है, तो यस, जो अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर होता है वो भी आपका इन्वेस्टमेंट ही कहलाता है। वो नेक्स्ट ईयर में एज ए इन्वेस्टमेंट, मतलब उस ईयर में अगर आपने खरीदा तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। बेचोगे, बेचो, जो लास्ट तक नहीं बिका, नहीं बिका, तो जो लास्ट तक नहीं बिका उसको वो नेक्स्ट ईयर में कैसे जाता है? एज इन्वेस्टमेंट जाता है। फिर हम उसको स्टॉक इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्टॉक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फिर वो तो रीसेल पर्पस हुआ नहीं ना उसका पूरा, तो फिर वो कंजम्पशन पर्पस की भी है, नेक्स्ट ईयर में अब उसको हम बेचेंगे, तो अभी के लिए हम इसको इन्वेस्टमेंट मानेंगे। ठीक है, तो आपका कैटेगराइज, अगर हम कैटेगरीज डिवाइड करें तो इन्वेस्टमेंट दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल गुड्स और फिक्स एसेट्स को बोला जाता है, ठीक है, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आप खरीद रहे हो। और एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल, मतलब स्टॉक, तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट हम उसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल्स, या फिर पूरे गुड्स बन गए फाइनल गुड्स लेकिन वो बिके नहीं है। और ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक, ऑल्सो नोन एज चेंज इन स्टॉक, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और आगे जाके बहुत यूज होने वाला है, मैं ये आपको बता दूं। लेकिन ये आपका पहला फॉर्मूला नहीं है त्रिमूर्ति फॉर्मूला में, और भी हैं आगे। तो चेंज इन स्टॉक विच इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब एक बात समझिए यहाँ पर, ओवर द ईयर मतलब एक साल के अंदर एडिशन तो होता है, एडिशन होता है, ऑब्वियस सी बात है। कैपिटल गुड्स में जब हमें अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, ठीक है, तो वो एडिशन होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी वाली जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे उसकी वैल्यू कम भी तो होती है विद यूसेज। उसको आप क्या बोलते हो? भाई मेरे अकाउंट्स वाले जितने बच्चे हैं उन सबको पता चल गया सर यहाँ तो आप डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो। जब भी कोई एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, उसकी वैल्यू कम होती है तो हम उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं, या फिर उसका दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या नाम होता है उसका? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो भैया फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, यूसेज, ए फ्लक्स ऑफ टाइम, ए फ्लक्स मतलब होता है पैसेज ऑफ टाइम, एंड ऑब्सिलेंस, कौन सी वाली? फोर्सीन ऑब्सिलेंस। फोर्स इन ऑब्सिलेंस का मतलब क्या होता है? मतलब हमें पता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी यूज अभी हम कर रहे हैं तो आने वाले टाइम में इसकी एक अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी भी आएगी, 100% है। तो ये सबको पता होता है, फोर्सीन है ये, मतलब हर कोई प्रिडिक्ट कर सकता है। तो इसका दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो जब भी किसी फिक्स एसेट की वैल्यू गिरती है, भले ही आप यूज करके गिर रही है, भले ही सिर्फ पैसेज ऑफ टाइम से गिर रही है, नॉर्मल वियर एंड टियर एंड यूज का मतलब सेम होता है, या फिर फोर्सीन ऑब्सिलेंस की वजह से गिर रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन।
क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, या फिर कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, ये फिक्स कॉस्ट नहीं होगा, सॉरी, ये होगा आपका फिक्स्ड एसेट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट इज टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो इसीलिए जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो दो पार्ट्स में टूटता है। एक होता है, अच्छा पहले हम ये पढ़ लेते हैं, एक होता है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है आपका नेट इन्वेस्टमेंट। एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस तो अगर हम सिर्फ एडिशन देखें तो वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब सिर्फ एडिशन इन कैपिटल स्टॉक और द एग्जिस्टिंग गुड्स और दी एग्जिस्टिंग स्टॉक, वो जो स्टॉक ऑफ गुड्स हो गया आपका, सिर्फ अगर हम उसमें देखें तो वो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस कुछ फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम भी होती है, यूज जब हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट अगर हमने देखना है तो उसमें से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी, मतलब ग्रॉस हमने देख लिया, फिर माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। क्या आ जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो नॉर्मल वियर एंड टीयर हो गया आपका, एक रीजन ये डेप्रिसिएशन का। दूसरा होता है फ्लक्स ऑफ टाइम, तीसरा होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड मतलब फोर्सिन ऑब्सोलेंस, जो हर कोई एक्सपेक्ट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे स्टीम इंजन जो है वो आपके ऑब्सोलीट हो गए जैसे ही आपके डीजल इंजन बने, और डीजल इंजन भी ऑब्सोलीट हो गए जैसे ही आपके इलेक्ट्रिक इंजन बने। तो पता है ना यार, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी। अब बात आती है कि सर अनएक्सपेक्टेड या अनफोर्सिन ऑब्सोलेंस में क्या होगा, जैसे अब बारिश इतनी आ गई यार, कहीं आप देख रहे हो कहीं इतनी बारिश आ गई, कोई हो गया वो, तो उससे जो हमारी वैल्यू कम होती है एसेट की, जो नुकसान होता है, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, उसको हम डेप्रिसिएशन का नाम नहीं देते क्योंकि वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, उसको हम कैपिटल लॉस का नाम देते। क्या देते हैं, कैपिटल लॉस, क्योंकि वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तो उसका कोई प्रोविजन भी नहीं बना सकते। डेप्रिसिएशन का हम पहले से ही प्रोविजन बना के चलते हैं, बट हमने इतना डीप नहीं जाना प्रोविजन क्या है, ये वो एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे मैं बात कर रहा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, नेट इन्वेस्टमेंट है, और ग्रॉस हो गया सिर्फ एडिशन देखने के, भाई इस साल कितने और फिक्स एसेट खरीदे या लास्ट बाय द एंड ऑफ द ईयर कितना जो है स्टॉक बच गया, तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन अगर हम इसमें से वो भी देखें, क्योंकि अल्टीमेटली तो नेट से हमारा सही करेक्ट आंसर आएगा ना कि भाई इतना कॉस्ट भी तो लगा, इतना यूज भी तो हो गया, तो जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो उसमें आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पर आपका पहला त्रिमूर्ति फॉर्मूला मिलता है आपको, जो कि है नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। मतलब अगर आपको ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, कहाँ जाना है, नेट की तरफ, तो आपको डेप्रिसिएशन जो है अपनी माइनस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर नेट से ग्रॉस की तरफ जाना है तो वही ऑपोजिट हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन प्लस करते हो। ये एरो का थोड़ा ध्यान रखना, ग्रॉस से नेट जा रहा हूं तो डेप्रिसिएशन माइनस ग्रॉस में, और नेट से ग्रॉस जा रहा हूं तो डेप्रिसिएशन प्लस नेट में। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नोट पे हम सेकंड कन्वर्जन फॉर्मूला पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट ये है कि एवरी ईयर एडुकैप्टन प्रीमियम कोर्स लॉन्च करेगा ही। CUET, IPMAT, क्राइस, ये वो एक्सेट्रा, जितने भी आपके अंडर ग्रेड पे एंट्रेंस एग्जाम है सबकी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एग्जाम स्पेसिफिक AI मॉक टेस्ट मिलेंगे, हैंड रिटन फिजिकल बुक्स मिलेंगी, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलेगा, और भैया व्हाट्सएप नंबर तो आपके पास 24/7 अवेलेबल है, कभी मैसेज कर लो यार, आपको क्वेरी आपकी जो भी है क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, और सोने पे सुहागा, जो मैं हर बार बोलता हूँ, 5 डेज जो आपको मनी बैक गारंटी जो आपको ऑफर मिलता है, मतलब और कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे ये दावा है, मतलब दावा तो नहीं हो सकता हमारा देखा देखी चला दें, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर भी था और काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि कहीं बच्चों को ही अच्छा लगा। यार देखो, आप पैसा दे देते हो, फिर आप ना लॉकडाउन हो जाते हो उधर, फिर टाइड अप हो जाते हो कि यार अब तो कुछ चारा ही नहीं है, पैसे दे दिए तो चले गए। टीचर तो बेस्ट पढ़ा रहा था, धीरे धीरे एवरेज हो गया, तो हम नहीं भैया, देख लो, पहले ले लो, पैसा दे दो, ट्रायल क्लास ले लो, 5 दिन तक देख लो भैया, काफ़ी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे वहाँ पर। नहीं मज़ा आ रहा तो 5 दिन के अंदर अंदर कभी भी रिफंड मांग लो, बिना कोई क्वेरी पूछे आपको रिफंड कर देंगे। और रिजल्ट्स तो भैया हमारे हर बारी की तरह बोल ही रहे हैं कि AI Year 1 CUET हमारा था 2022, IPMAT 13, 24, 37, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC। तो यार रिजल्ट स्पीक इन इटसेल्फ। तो अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, जल्दी से चलते हैं हमारे सेकंड कन्वर्जन फॉर्मूला पे। ठीक है जी, त्रिमूर्ति फॉर्मूला सेकंड वाले पे, जिस पे हम पढ़ेंगे कि भैया फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और इसका डिफरेंस क्या होता है। देखो, कोई भी जो गुड्स होते हैं वो बनते तो फैक्टर कॉस्ट पे हैं। किस पे बनते हैं वो? फैक्टर कॉस्ट पे बनते हैं।
लेकिन वो बिकते किस पे हैं, वो मार्केट प्राइस में बिकते हैं। अब ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, सर आप क्या बोल रहे हो, हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ समझा देते हैं, आ जाओ समझा दूंगा, आ जाओ। तो भैया फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय प्रोवाइडिंग यूनिट टू मेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोडक्शन यूनिट। हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है जी। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने क्या पढ़ा था कि भैया सबसे पहले क्या जाती है, फैक्टर सर्विसेज, क्या जाती है, फैक्टर सर्विसेज, उनको बदले में फैक्टर पेमेंट देनी पड़ती है। तो बस वो जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट। अब कॉस्ट का मतलब वो वाला कॉस्ट नहीं है जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस्ट उसके ऊपर प्रॉफिट लगाया जाएगा। इस कॉस्ट का मतलब है इसमें प्रॉफिट एडेड है, क्योंकि वन ऑफ द फैक्टर सर्विसेज एंटरप्रेन्योरशिप होती है, तो उसका रिटर्न प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट हो गया द सम ऑफ ऑल द फैक्टर पेमेंट्स गिवन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर यूजिंग देयर सर्विसेज। तो जो आपकी फैक्टर कॉस्ट पे अगर हम गुड्स को मेजर कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इनके सम टोटल पे मेजर कर रहे हैं। तो वो लैंड के लिए रेंट हो गया, लेबर के लिए वेजिस हो गई, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट हो गया, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट हो गया। तो इन सब का जब हम सम करते हैं और उससे जो प्रोडक्ट की हमारी वैल्यू आती है, उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू मेजर्ड एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन क्या मार्केट में इतने पे बिकता है, नहीं नहीं नहीं, मार्केट में भैया सरकार आ जाती है, कहती है ऐसे ना 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 बाबू ना, ऐसे नहीं जाने दूंगा तेरा प्रोडक्ट, मेरा भी हिसाब दे भैया, मेरा भी हिसाब दे। तो वो लगाती है अपने टैक्सेस, क्या करती है, वो अपने टैक्सेस लगाती है। और कई जगह उसका थोड़ा दिल बड़ा हो जाता है, कहती है यार तेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, तू सब्सिडी ले, तो मार्केट को ज़्यादा में मत बेच, तू सब्सिडी ले। तो मार्केट प्राइस और सब्सिडी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट प्राइस, टैक्स और सब्सिडी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट लगाती है, तब जाकर जो है हमारा फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट होता है। तो मार्केट प्राइस में जब वो गुड पहुंचता है, तो किस बेसिस पे पहुंचता है कि जो भी गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया, कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है, देखो सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब जो भी आपकी वेल्थ आपकी इनकम पे लगता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि वो आपकी इनकम है, आपको ही देना पड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है क्योंकि वो सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, तो वो अल्टीमेटली आगे आगे पास ऑन कर देते हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स अगर मैं बोलूँ जीएसटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शॉपकीपर की देने की है, लेकिन शॉपकीपर हमारे बिल में जोड़ देता है, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम बना हुआ है, वो प्रॉपर ऐसा चलता है, ठीक है। तो अल्टीमेट बर्डन जो है वो शिफ्ट हो के कंज्यूमर पे आ जाता है, इसीलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और यहाँ पर हम कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज लगता है वो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये नॉर्मली फैक्टर कॉस्ट में ऐड करते हैं, तब जाके हम मार्केट प्राइस पे पहुंचते हैं। तो जब भी फैक्टर कॉस्ट में आपका टैक्स ऐड होता है, तो मार्केट प्राइस इज हायर देन फैक्टर कॉस्ट। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। और यही अगर हम सब्सिडीज़ की बात करें, तो कई बार गवर्नमेंट कैश ग्रांट भी देती है कि भैया तेरा प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है, तो वो महंगा नहीं जाना चाहिए क्योंकि सारी पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तू मेरे से सब्सिडी दे, तू टैक्स मत दे, तू सब्सिडी ले। तो ऐसे में आपका जो फैक्टर कॉस्ट है यहाँ पर वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट सपोज करो समथिंग था, उस पर सब्सिडी दी तो वो माइनस हो गया, और फिर वो मार्केट प्राइस में जाकर पहुंचे, क्योंकि सस्ते में पहुंचाना चाहती है गवर्नमेंट वहाँ पर। तो वो कैश ग्रांट बाय गवर्नमेंट होता है टू एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो एक जगह देती है, लेती है उनसे टैक्स वैक्स, और एक कई जगह, बहुत कम जगहों पे वो सब्सिडी देती है। तो अगर हम इसको अच्छे से एनालाइज करें, तो बेसिकली सबसे पहले सपोज करो रेंट 15 का चला गया, इंटरेस्ट 10 का, वेजेस 15, प्रॉफिट 5, तो आपकी फैक्टर कॉस्ट मतलब जितना का, अगर गवर्नमेंट का हम रोल ही हटा दें, अगर पूरी इकॉनमी 2 सेक्टर इकॉनमी हो जाए, 2 सेक्टर इकॉनमी सिर्फ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था हमारा, प्रैक्टिकल में पूरा 4 इकॉनमी वाला ही सिस्टम चलेगा, सिर्फ वो सर्कुलर फ्लो को इनकम को समझने के लिए था। तो अगर सिर्फ 2 सेक्टर इकॉनमी के हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकल करते, तो कंज्यूमर को प्रोडक्ट इतने पे ही मिल रहा होता, ठीक है, जितने का फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, जितने का बनाने का कॉस्ट उनको लग रहा है, जिसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, वो वाला कॉस्ट नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट आ जाती है, तो इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसका इफेक्ट डल जाता है। अगर टैक्स ज़्यादा है तो मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा आएगा। लेकिन एक और बात, जब हम ट्रांसफर इनकम बढ़ रहे थे, तो मैंने मेंशन किया था टैक्सेस और सब्सिडीज क्या होती हैं, सारी ट्रांसफर इनकम होती हैं। क्या होती हैं? सारी ट्रांसफर, क्योंकि कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता आपको, तो कोई फैक्टर सर्विसेज आपको इन रिटर्न नहीं मिल रही है, तो इसीलिए हमें इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। और इसी से हम चलते हैं हमारे सेकंड कन्वर्जन फॉर्मूला, सेकंड त्रिमूर्ति फॉर्मूला, कि भैया हमें मार्केट प्राइस अगर निकालना है तो उसमें फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट आईटी ऐड करना पड़ेगा।
नेट आईटी क्या होता है? आईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। दैट मीन्स अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ बढ़ना है तो हमें नेट आईटी प्लस करना पड़ेगा। और अगर कुछ बच्चों के क्वेश्चन आएगा कि सर अगर सब्सिडीज ज़्यादा हो या सिर्फ सब्सिडीज हो तो ऑटोमेटिकली नेट आईटी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस अपने आप माइनस बन जाएगा। तो इसमें तो इतना कुछ सोचना है ही नहीं, मतलब हमें अलग से वो दिमाग नहीं रखना पड़ेगा कि सब्सिडी ज़्यादा है तो माइनस हो, वो अपने आप ही आएगा। और यही अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ पहुंच रहा है तो हमें नेट आईटी जो है वो माइनस करना पड़ेगा। और मेक श्योर नेट आईटी को आप भूलिएगा नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। कई बार इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली नहीं आपको दिया होता क्वेश्चन में, तो वो आपको एक्साइज ड्यूटी बोल देगा, सीएसटी, वैट, जीएसटी, ये सब इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब बोल देगा। और सब्सिडी डायरेक्ट बोलेगा, यानी तो बोलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस टू प्रोडक्शन यूनिट्स, इसको ही बोलते हैं सब्सिडी। ठीक है, तो ये थे आपका सेकंड कन्वर्जन फॉर्मूला, अगेन इसको याद रखिएगा। तीसरे की तरफ चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव है नेशनल इनकम, इकोनॉमी की इनकम निकालना। इकोनॉमी की टेरिटरी के अंदर की हम इनकम देखेंगे तो वो डोमेस्टिक इनकम होती है, और टेरिटरी के बाहर की मतलब हमारे बंदों की इनकम देखेंगे, हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट है। इसलिए मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो वो आपकी नेशनल इनकम होती है। डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी के नाम से जानते हैं, अगर हम एग्रीगेट उसका एक्रोनिम देखें तो नेशनल इनकम एनएनपीएफसी के नाम से जाना जाता है। तो इनकम अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इज बाय द रेसिडेंट और नॉन। जब हम टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, दोनों की करेंगे, तो वो आपकी डोमेस्टिक। लेकिन इनकम अर्नड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, भले ही वो बाहर से कमाए, तो वो नेशनल इनकम हो जाता है। अब देखो हमारी टेरिटरी में दो टाइप के बंदे इनकम कमाते हैं, एक रेसिडेंट, दूसरा नॉन रेसिडेंट। तो हमें तो अपने बंदों की देखनी है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है नेशनल इनकम निकालना, तो हमें नॉन रेसिडेंट की माइनस करनी पड़ेगी। हम फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट हुआ मतलब पेड टू अब्रॉड होगी एक तरीके से फैक्टर इनकम, तो वो माइनस कर दी हमने, यहाँ पर आप देख सकते हो। और जो हमारे बंदे हैं वो जरूरी नहीं सिर्फ हमारी टेरिटरी से इनकम कमाए, वो बाहर से भी कमा सकते हैं। ठीक है जी, सर्विसेज देकर, उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा टाइम आने पे। तो फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड ऐड हो गया। तो अल्टीमेटली अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम की तरफ जाना है तो हमें एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब भी हमें डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए ऐड। और यही अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनएफआईए माइनस। सिंपल सा लॉजिक था कि भैया हम तो नेशनल इनकम निकाल रहे तो सिर्फ रेसिडेंट की देख रहे हैं, और यहाँ से कमाए बाहर से कमाए क्या फर्क पड़ता है। और डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं तो हमारी टेरिटरी के अंदर जितने भी बाहर के लोग हैं जिन्होंने इनकम कमाई है यहाँ पर फैक्टर इनकम ट्रांसफर नहीं, तो उनकी माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि वो हमारे रेसिडेंट नहीं है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर था। ये त्रिमूर्ति फॉर्मूला थी हमारा कन्वर्जन फॉर्मूला 3, त्रिमूर्ति फॉर्मूला 3 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये बात याद रखना कि इसके बिना प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है, तो मेक श्योर ये नेक्स्ट क्लास तक आपके रिवाइज होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लास इनके क्वेश्चंस के लिए आपको डिवोट करूंगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू प्रैक्टिस।